Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again I am in front of all of you for teach the next part of literature. Dear students, before today's in the previous videos I had told you about the introduction of John Keats. इट मीन्स नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 4 जिस चैप्टर का नाम है ऑटो ऑटोमन। इसके कवि है जॉन कीट्स। हमने पिछले वीडियो में जॉन कीट्स के बारे में डिटेल्स आपको दिया था कंप्लीट। अगर ध्यान से वीडियो को सुन लिए होंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ आप उस कुछ पॉइंट को याद करके सब्जेक्टिव अर्थात इसका समरी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो अब उस कविता में कवि क्या कर रहे हैं अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना होगा और इसमें कवि कहना क्या चाह रहा है। पहला बात, ये जो कविता है एक नेचुरल पोएम है और इसमें भिन्न भिन्न विचारों को डाला गया है, कोई एक सॉलिड विचार नहीं है। कवि विशेष रूप से कहना क्या चाह रहे हैं, एक मेन पॉइंट लेकर के इसमें ऐसा वर्णन नहीं किए हैं। ये नेचुरल प्राकृतिक ऑटोमन जो पतझड़ जो बसंत जो ऐसा कोई मौसम होता है उसको मिला करके वर्णन किए हुए हैं। ठीक, तो कविता क्या कर रहा है ध्यान सुनिएगा। लेकिन उससे पर इतने भी नए बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह। ओके, तो थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट। देखिए, सीजन ऑफ मिस्ट and made of fruitfulness। ये कह रहे हैं कि सीजन ऑफ मिस्ट, सीजन मीन्स मौसम, सीजन मीन्स क्या होता है मौसम। तो कभी कभी मौसम है लेकिन किस चीज का मौसम, एक ऐसा मौसम जिसमें चारों तरफ कोहरा छेका हुआ है। कोहरा फॉग कुहासा आप समझते हैं। तो कभी सीधे उस मौसम जिसे आप कल्पना कीजिए क्लास करते हैं 6-7 का बैच होता है, एकदम कोहरा चारों एकदम सन्नाटा, आने में डर लगता है, एकदम अंधेरा टाइप का। तो उसी मौसम के बारे में कभी वर्णन किए, कह रहे हैं कि सीजन ऑफ मिस्ट, क्यों कोहरा का मौसम एंड मेलो फ्रूटफुलनेस और स्वादिष्ट फल, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ फूल हो गए नहीं, एक तरफ फल हो गए जो टेस्टी पके हुए फल, और एक तरफ उनका क्लोज बॉसम फ्रेंड, उनका बहुत ही घरेलू दोस्त, बहुत ही क्लोज का, जिस बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है कि बहुत ही निकट घनिष्ठ संबंध वाला रिलेशन। तो घनिष्ठ संबंध वाला कौन है, तो ऑफ द मैच्योरिंग सन, किसको बोला जा रहा है मैच्योर सन, जो एक व्यस्क जो सूरज है वह सूरज की बात हो रहा है। कंस्पायरिंग विद हिम, देखिए हिम जो आया है सन के लिए, आपको पता नहीं जो सन है वो ही आता है, मून है वो सी के अंतर्गत आता है। नियम होता है कोई भी नेचुरल प्राकृतिक चीज जिससे थोड़ा सा हॉटनेस या कुछ बड़ा का कुछ आक्रामक का बोध हो तो उसको ही माना जाता है, और शीतलता का बोध हो सी माना जाता है। इसलिए मून सी है और सन ही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिम उसके साथ, कहने का मतलब ये है कि सूर्य के साथ मिल करके सीजन मतलब कि जो कोहरे का जो जाने का जो मौसम है ये दोनों मिल करके कंस्पायरिंग कुछ षड्यंत्र बनाते हैं, कुछ प्लानिंग कुछ योजना बनाते हैं। कैसन योजना, कैसन प्लान, तो हाउ टू लोड, कैसे लाद दिया जाए, एंड ब्लेस, और आशीर्वाद के रूप में with fruit the vines that round, वाइनस में होता है अंगूर की लता है। अंगूर की लता को मुहर्रम मानते हुए कभी ये कहना चाह रहे हैं कि उस तरह से कोई भी क्रीपर्स, कोई भी ऐसी लता है जैसे गट्स कद्दू हो गए या मतलब कि ऐसे बहुत सारे मतलब कि फल जो लता के रूप में पाए जाते हैं। तो कभी कह रहे हैं कि फ्रूट द वाइनस दैट राउंड to bend with apples the most fortest, मतलब कि वो झुक जाते हैं उसमें से एप्पल्स फल, कुछ सेब के फल हो गए,
मोस्ट कॉटेज ट्री, मतलब वो जैसे कॉटेज में झोपड़ी होता है, जो झोपड़ी को भी वो उनका जो पेड़ होता है वो झुक जाता है और ऊपर की जो झोपड़ी होता है उसको टच करने लगता है। ठीक, तो इसमें कभी कहने का चाह रहा है द थैश इव्स रन, मतलब थैश इव्स रन मतलब कुछ ऐसे गांव में झोपड़ियाँ होती हैं जो घास फूस के बने होते हैं, लकड़ियों के बने होते हैं, तो उसी को कवि साहब जी फोकस कर रहे हैं। इसमें कवि साहब जी पूरा कविता में ये यही बोल रहे हैं कि जो जाड़े का जो मौसम है, जब कोहरा छका रहता है, ठंड पड़ती है, तो उस समय जाड़ा का मौसम और सूर्य दोनों लोग मिल करके पृथ्वी को एक अजीब सा फलों से लादने का प्रयास करने लगते हैं। सारे वृक्ष पर फल लगने लगते हैं और इतना फल लगने लगते हैं कि जितने भी क्रीपर्स लताएं वाली फल होती हैं वो कॉटेज उस झोपड़ियों पर झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, झोपड़ियों पर आश्रित हो जाते हैं। जैसे आप कोई फल लगाए, सब्जी लगाया, वो सब्जी बढ़ते बढ़ते गया और अंत में जो ये कॉटेज है, वो कॉटेज मतलब क्या, हैज इंसरान मतलब कि जो घास फूस से झाड़ियाँ बनाया गया है, कॉटेज झोपड़ियाँ बनाया गया है, उस पर वो फल क्या होता है, टिकता है और उस झोपड़ियों पर अपना फल स्टार्ट कर देता है। तो कवि साहब यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कब, जब ये जाड़े का मौसम, जो कोहरे का मौसम आता है, तब आगे एंड फिल ऑल फ्रूट, नहीं ये दोनों लोग मौसम और सूर्य दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, तो फिल ऑल फ्रूट, वो सारे फल को फिर पूरा करते हैं विथ राइटनेस, पूरे पकाने का प्रयास करने लगते हैं टू द कोर, उसके अंदर का कोर। ओके, मतलब कि कोर आप समझ सकते, मान लीजिए कोई मैंगो हो गया, आम हो गया, उसके अंदर जो गुठली जो बिया होता है वहां तक, मतलब कभी कह रहे हैं कि इस मौसम में जो सूर्य होता है वो काफी मदद करता है फल का, और इतना मदद करता है कि उसको बीज तक पूरा पका कर उसे स्वादिष्ट कर देता है। तो स्वेल द गॉड एंड प्लम द हैसल से, यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वेल द गॉड मतलब जो कद्दू है उसको और गुद्देदार बड़ा कर देता है, एंड प्लम और भी जो गुद्देदार फल है, हैसल सीड मतलब जो हैजल के फल हो गए, जो कठोर फल हो गए, उनको भी पूरी तरह से पका कर काफी टेस्टी कर देते हैं। कौन, सूर्य, किसको, तो फल को, किस मौसम में, तो मिस्ट ऑफ सीजन अर्थात कोहरे के मौसम। ओके, नेक्स्ट विथ अ स्वीट कर्नल, उसका जो बीज होता है, जो अंदर का जो भाग होता है, उसमें पूरा मीठा, एकदम पूरा मीठा कर दिया जाता है। टू सेट बर्डिंग मोर, और इतना ही नहीं, जो कलियां हैं, जो छोटी छोटी जो कली है फूल की, वो भी सेट बर्डिंग मोर, वो बड़ा कली में बदलने लगता है, वो बड़े फ्लावर्स में बदलने लगते हैं। एंड स्टिल मोर, और अभी वो बड़े होते रहते हैं, लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और इतना वो बड़ा होने लगते हैं उस पर आकर मधुमक्खियां अपनी छत्ता लगाने लगती हैं। कहने का मतलब है कि इसमें कवि साहब यही कह रहे हैं कि इस मौसम में जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो सिर्फ फलों का ही पकाने में मदद नहीं करता है, सिर्फ फलों को ही पकने में मदद नहीं करता है, बल्कि वह सूरज फ्लावर्स पर, छोटी छोटी कलियों पर पड़ता है और उन कलियों को विकसित करके इतना बड़ा कर देता है, वो भी एक मैच्योर फ्लावर्स बन जाते हैं और उस पर आकर के बीज मधुमक्खियां बैठने लगते हैं। Until they think warm days will never cease, for summer has overwhelmed their lives. मतलब कि until they think, और ये लोग तब तक ऐसा सोचते हैं जब तक warm days will never cease, मतलब कि वार्म डेज, जो गर्म जो दिन है वो समाप्त न हो जाए। कहने का मतलब कि सूर्य, जब तक सूर्य का प्रकाश पड़ता है फ्लावर्स पर, फ्रूट पर, तब तक सूर्य अपना कार्य करता है। फॉर समर्स हैज ओवरवेल्म्ड देयर क्लाइमेट, और गर्मी के मौसम में ये जो होते हैं ऐसे होता है ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म का मतलब ये होता है कि इतना पक जाना कि उसमें से, जैसे कि आप वाटर लेके जा रहे हैं किसी
मान लीजिए कोई पोट है, कोई बर्तन है, उसमें आप लोटा वाटर लेकर के जा रहे हैं, तो उसमें पानी जब ज़्यादा भर जाता है तो धीरे 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 गिरता रहता है। मतलब इतना भर जाना कि उसमें से पानी थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल जाए, छलकना जिसको बोलते हैं। तो वही कवि साहब जी कह रहे हैं कि समर इस मौसम में कुछ फल इतना टेस्टी हो जाते हैं और वो अंदर से इतना पक जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से उस तरह से पक चुके हैं जैसे कोई पोट में पूरा वाटर पूरी तरह से भरा हो। बोलिए कोई डाउट? वेरी गुड। तो ऊपर वाला पैराग्राफ जब किताब में उठाइएगा तो सब एक लाइन आपको दिखाई देगा। तो ऊपर के पैराग्राफ में कवि साहब जी पूरा का पूरा किसके बारे में वर्णन किए? तो फ्लावर्स, फूल के बारे में, फ्रूट, फल के बारे में, कि कैसे सूर्य अपने प्रकाश से उनको मैच्योर होने में मदद करता है, कैसे फल को पकाता है। ओके, फल ही नहीं, कलियाँ, कलियाँ का बोलने से क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, बड़े बड़े फूल होते हैं और उसको मधुमक्खियाँ आकर बैठती हैं और जो सूर्य होता है जब तक उसकी वजह चलता है वो पूरा रोशनी से इनकी मदद करता। बोले यार, नो डाउट? थैंक यू। नेक्स्ट, Who has not seen thy open amid thy store? यहाँ पर देखिए, thy means तुझको, यहाँ पर तुझको बोल रहे हैं, किसको खींच कर ले गए हैं बसंत की ओर। कहीं who has not seen, इस दृश्य को किसने नहीं देखा होगा? thy open amid thy store, मतलब कि इस मौसम में, मतलब उस मौसम की बात कर रहे हैं जब बसंत का मौसम आता है। आप कल्पना कीजिए कि बसंत पंचमी जो खिचड़ी के आसपास में आता है और उस समय हम लोग खेतों से अपने जो धान हो गया उसको काट करके लाते हैं, खलिहान में रखते हैं और खलिहान में रखते हैं तो वहाँ पर एक अनाज का बहुत ही बड़ा ढेर खलिहान बना दिया जाता है। तो कवि साहब से कह रहे हैं कि हु हैज नॉट सीन, उस दृश्य को किसने नहीं देखा होगा? किस दृश्य को? और फिर एमिड दाई स्टोर, जब हम लोग उस अनाज के दाने पर, उस अनाज पर खड़े रहते हैं। Sometimes whoever seeks abroad may find, और कभी कभी whoever, जो कोई भी seeks, खोजता है, abroad may find, कहने का ऐसे होता है कि अब्रोड में विदेश भी होता है, तो लेकिन यहाँ पर अब्रोड के बाद विदेश नहीं, यहाँ पर कवि साहब जी कह रहे हैं कि उस समय कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जैसे खेत वगैरह हो गए तो वहाँ पर कुछ रास्ता काट के बनाया जाता है, कुछ लोगों या कुछ अनाज, ऐसे चीज़ जिसको खोजने का प्रयास किया जाता है। द सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, और क्या कह रहे हैं कवि साहब जी कि द सिटिंग, जो बैठे हुए केयरलेस, लापरवाही पूर्वक, ऑन द ग्रेनरी फ्लोर, अनाज के सतह पर, दाई हेयर सोफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड, थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए, कभी एक ही थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, कवर हो जाएगा। मतलब कि कह रहे हैं कि द सिटिंग केयरलेस ऑन द ग्रेनरी फ्लोर, अर्थात जो अनाज का जो दाना होता है, जो अनाज होता है, उस अनाज पर सभी लोग लापरवाह की तरह बैठे होते हैं। दे हेयर सोफ्ट लिफ्टेड, दे हेयर सोफ्ट लिफ्टेड, और उनका जो बाल होता है वो धीरे धीरे उठता है। बाय द विनोविंग, कहने के यहाँ पर हम सब ये कहना चाह रहे हैं कि जब इस मौसम में हम लोग किसी पंखा के सामने अनाज को ओसाते हैं, मतलब कि उसमें जो जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं उसको ओसा करके अलग करते हैं, तो उसमें जब हम लोग किसी भी पंखा के सामने जाते हैं, किसी हवा के सामने जाते हैं, तो वो द हेयर सोफ्ट लिफ्टेड, तो जो बाल होता है वो थोड़ा सा उठने लगता है द विनोविंग, ओसाने वाली हवा से। मतलब यहाँ पर कवि जो है वो हमारी बालों की प्राकृतिक सुंदरता को वर्णन किया। वो कह रहे कि जब कोई व्यक्ति अनाज को लेकर के ओसाता है तो उस हवा से उसका जो बाल हो थोड़ा सा खड़ा होने लगता है, जो दृश्य बड़ा ही सुंदर लगता है। ओके, और हाफ रैप फॉर साउंड असलीम, और ऐसा लगता है कि हाफ रेप इसमें कटाई किया गया। फरो मतलब फर, साउंड असलीम, कहने का मतलब कि जो कुछ ऐसे फसल होते हैं जो मान लीजिए आधा पर से काट लिया गया, लेकिन कभी वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आधा पर से ही काटा गया फसल, वो पूरे गहरी नींद में क्या कर रहे हैं? नींद मार रहे हैं, सो रहे हैं। ड्रोस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज,
और वो ऐसे स्वर है जैसे मानिए कि उसमें विशेष प्रकार के क्यों महक है और फ्लावर पॉपीज में विशेष प्रकार कोई फ्लावर है जिस फ्लावर्स में एक विशेष महक निकल रहा है और उस महक को सूंघ रहे हैं और उस महक की मतलब उस महक की वजह से जो काटे गए जो अनाज है वो पूरे गहरी नींद में क्या कर रहा है, सो रहे हैं। While they hook, yes the next one, यहाँ पर होता है हुक, होता है हुक होता है किस चीज को फंसाने वाला। तो अनुकार while they hook, spears the next swag and on its wind flower. While they hook, जो हुक होते हैं, जो अक्सी होता है, spears the next swag, उससे क्या किया था, कुछ काट करके एक नया अलग रास्ता बनाया जाता है। And all its twin flowers, और जितने भी वहां पर जुड़े हुए फ्लावर्स होते हैं, मतलब कि वैसे फ्लावर जो जुड़े हुए के रूप में, ट्विन के रूप में पाए जाते हैं, मतलब एक एक साथ पाए जाते हैं, ट्विन फ्लावर्स एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लिनर, और कभी कभी ग्लिनर किसका होता है, ये होता है अनाज को इकट्ठा करने वाला, मतलब कभी कभी अनाज को इकट्ठा करने वाले दाऊद दोस्त की steady thy laden head across a brook या by the side of place with patience flow। कहने का मतलब है कि and sometimes कभी कभार like a cleaner मतलब कि बालों को बिनने वाले दाऊद दोस्त की steady वो लगातार अनवरत the laden head across मतलब कि जहाँ पर लदा हुआ, जहाँ पर मतलब कि अनाज है उसको आर पार करती है ए ब्रुक में से छोटी चलधारा। मतलब कभी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं इस मौसम में जो बाल बीनते हुए नजर आते हैं, और जब बाल बीनते हैं तो इस इधर से उधर एक नए रास्ता बना करके और उसमें क्या करते रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं। तो कभी कभी कि इस मौसम में, इस दृश्य में ऐसे चीजों को भी देखने को मिलता है कि कैसे लोग बालों की बिनाई करते हैं, फसल की कटाई करते हैं, कैसे लोग पंखा के सामने अनाज को ओसाते हैं, उसमें उनका दृश्य कितना मनमोहक लगता है, कैसे वो लापरवाही पूर्वक अनाजों को बैठा करते हैं, कैसे और उसमें कैसे जो अन्य अनाज हैं जो आधा काटे गए हैं उनको लगता है कि कोई विशेष गंध की वजह से, कोई विशेष खुशबू की वजह से वो रोज ही फूल नींद में क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। उसके बाद बाय ए साइडर प्रेस, और आइटम कह रहे हैं कि या बाय साइडर प्रेस में होता है दबा कर रस निकालने वाला मशीन। विच पेशेंट्स जिसे कहने का मतलब ये कि जिसे कोई मान लीजिए कि जो मशीन हो गया, मशीन में कोई फल को डाल करके और उसको दबा रहा है, उसमें रस निकलता है, तो हम लोग पूरा ध्यान से क्या करते हैं, उसको देखते हैं। तो कभी कभी कि ऐसे ही दृश्य की तरह वो मौसम में दिखाई दे रहा है। उसके बाद दाऊ watches the last oozing hours by hour, मतलब कवि साहब जी कह रहे हैं कि दाऊ watches the last oozing hours by hours, मतलब कवि साहब जी कह रहे हैं कि वो दाऊ watches the last oozing, मतलब कि लास्ट oozing अंतिम क्षण तक, आवर्स बाई आवर्स, जो एक एक क्षण उसको हम लोग क्या करते, संभालने की जो रस निकलता है थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, तो हम भी उस दृश्य को पूरा ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। किस दृश्य को, जो मनोरम प्राकृतिक दृश्य है उस दृश्य की बात कहा जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पर कवि साहब से कहा, देखिए पहले स्टेज में किसके बारे में वर्णन किए, आप अगर इसके बारे में वर्णन करना होगा खुद से तो आप आराम से वर्णन कर सकते हैं कि पहले स्टेज में कवि ने फूल को, उसके बाद फल को मुहारा बनाया, इसके साथ साथ कलियां हो गई, बीज मधुमक्खी हो गए, उसके बाद सन सूरज हो गए, ऐसे को ले करके और उनका उपयोग बता करके स्टैंजा तैयार कर दिया। नेक्स्ट पोयम में वो खलिहान, खेत, अनाज, मेहनत, हमारी सुंदरता, प्राकृतिक, ये सबको मिला करके एक नया स्टैंजा तैयार करती है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए समराइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद लास्ट स्टैंजा, लास्ट में क्या कर रहे हैं।
वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। अंतिम में कवि क्वेश्चन कर रहे हैं कि आए वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वो बसंत के गीत आज कहाँ चले गए। वह कोयल कितना मधुर गीत गाती थी, आज वो कोयल कहाँ चली गई। आज उसका गीत हमें सुनने को भी नहीं मिलता है। वेयर आर दाई, वेयर आर दे, वे सब कहाँ चले गए, किधर हैं। थिंक नॉट ऑफ देम, लगता है उसमें से कोई नहीं है। सोचता हूँ, थिंक सोचता हूँ, नॉट ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं है। दाउ हैस्ट दाउ म्यूजिक, जो तेरा म्यूजिक था, जो तेरा संगीत था, जो तेरा सुंदरता था, आज वो कुछ भी हमको देखने को सुनने को मिलता नहीं है। White bird cloud bloom the soft dying day। आए कभी साहब जी करेंगे white bird cloud, एकदम बाढ़ मतलब बंजर, मतलब कि एकदम बाढ़, मतलब कि ऐसे बादलों की बात कर रहे हैं जो एकदम बेयर, एकदम फ्रेश ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। The soft dying day, मतलब कि दिन जो है बहुत ही मनोरम प्रतीत हो रहा है। एंड टच द स्टबल प्लेट्स विथ रोजे ह्यू, मतलब कि ऐसा आभास हो रहा है कि जो पृथ्वी है और जो सन, जो सूरज है, वह एक दूसरे को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। मतलब कि जो आकाश है पूरा ब्लू क्लीन है, जो पृथ्वी है ये रोजे ह्यू मानिए गुलाबी आभा में एकदम धरती, जिससे मान लीजिए आपको पता होगा जब उस मौसम आता है बसंत का तो कैसे धरती, तीसी हो गया, मसूरी हो गया, सरसों हो गया, उसके साथ साथ और भी डिफरेंट टाइप के कुछ अनाज होते हैं जिनका फ्लावर्स जो आता है तो बड़ा ही मनोरम लगता है। तो कभी उसी का वर्णन करें कि उस समय जो आकाश है पूरा क्लीन ब्लू साफ है और उसके साथ साथ जो धरती है वो रंगीन हो चुकी है और ये दोनों दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, मानो बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। Then in a willful quiet the small gnats, और इतना ही नहीं, small gnats जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, more among the river shallows, नदियों के किनारों से ये अपना आवाज निकालते हैं। Born aloft। उसके बाद आता इस लाइन में कवि साहब जी यही कह रहे हैं कि willful quiet the small gnats, मतलब कि इस मौसम में कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर टाइप के कुछ जीव जंतु होते हैं जो आवाज निकालते हैं। उसके बाद या सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स या डाइज, और ऐसा प्रतीत होता है कि सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स, मतलब जो प्रकाश वो मानिए डूबता हुआ प्रतीत होता है या डाइज मानिए समाप्त होता होगा। एंड फुल ग्रोन लिव्स लाउड ब्लीड फ्रॉम द हिली वॉल, फुल ग्रोन लैम्प्स, और जो लैम्प उसका मेमना, मेमना उसको बोलते हैं जो भेड़ का बच्चा होता है। तो कवि साहब जी कह रहे हैं कि जो भेड़ का जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आवाज निकालने लगते हैं। किस मौसम में, वही बसंत के मौसम में। कब, जब हम लोग उम्मीद रखते हैं कि कोयल फूकेगी, तो उसी मौसम में कवि कह रहे हैं कि इस मौसम में आकाश साफ होता है, धरती दुल्हन की तरह सज जाती है और जैसे दोनों दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अपने मधुर गीत गाने लगते हैं। और इतना ही नहीं, इस मौसम में फुल ग्रोन लैम्प जो वयस्क, जो मेमने हैं, लाउड ब्लीड बहुत ही जोरदार आवाज निकालते हैं फ्रॉम हिली बॉल, पहाड़ी एरिया से। अर्थात इसमें कवि साहब यही कह रहे हैं कि जो मेमने हैं वो पहाड़ी एरियाओं से क्या कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं। हेज क्रिकेट सिंग, हेज भी होता है इसे, हेज छोटे मोटे, क्रिकेट में झिंगुर होता है, सिंग जो छोटे मोटे झिंगुर हो गए, जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं। एंड नाउ विद द ट्रेवल शो, बहुत ही खुशीपूर्वक। एंड द रेड ब्रिस्ट विशल्स, और जो रेड ब्रिस्ट का मतलब होता है रोबिन नामक पक्षी। कवि साहब जी कह रहे हैं कि एक रोबिन नामक पक्षी है जो क्या करती है, विशेष प्रकार की आवाज निकालती है। विशल्स आवाज निकालती है फ्रॉम द गार्डन क्रॉप, जो बागीचा का हिस्सा हो गया, जो बागीचा का क्रॉप हो गया, भाग हो गया, वहां से जो रोबिन नामक पक्षी है वो क्या करती है, आवाज को निकालती है। एंड गेदरिंग स्वैलोज ट्विटर इन द स्काई, और शाम के समय क्या होता है, पूरा जो चिड़िया वर्ड्स जो होती हैं
वे एक साथ इकट्ठा होती हैं और वो क्या करती है, चहचहाती हैं, और वो चहचहाती हैं तो वो दृश्य में और चार चांद लग जाता है। बोलिए यहाँ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नाइस। आप सभी लोग मतलब ये पूरा कविता हमने यही बोला कि फर्स्ट फूल के बारे में, फल के बारे में, सेकेंड मौसम, जब फसलों की कटाई होता है उसमें कैसा मौसम होता है, कितना सुंदर प्रकृति होता है, सभी लोग कैसे कामों में व्यस्त रहते हैं, कैसे कोई बाल मिलता है, कैसे सारा चीज को वर्णन किए। और जो लास्ट है इसमें कवि साहब जी स्प्रिंग सीजन को वर्णन किए, कुक्कू कोयल को भी नाम ले लिए, उसके बाद भेड़ के बच्चे को भी नाम ले लिए, उससे कुछ पक्षियों का भी नाम ले लिए, रॉबिन नामक पक्षी को नाम ले लिए। इन सबों को लेते हुए क्या किए, खूबसूरत रूप से सभी का वर्णन। तो बोलिए अब ये कविता समझाया, हमें उम्मीद है अगर आप ध्यान सुने होंगे तो आपको ये कविता जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक, जैसे आपको लाइन बाय लाइन पॉइंट दिया हमने वैसे ही समझा दिया है। ठीक, चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉच माई वीडियोस। और इन द लास्ट अंत में हम बोलेंगे कि आप चैनल जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय ए के सिंह सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक के साथ साथ इसको अपने जो भी आपका क्लोज होगा शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ए लॉट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉच दिस वीडियो। दैट्स लास्ट, थैंक यू लॉट ऑफ।